में हम लोगों ने बात करी थी नंबर ऑफ पार्टिकल की, नंबर ऑफ मोल्स की। आज के लेक्चर को हम नंबर ऑफ पार्टिकल से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बातें और भी करेंगे, जैसे कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल। ये भी मोल का ही नाम है, लेकिन बच्चों को पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जैसे एयर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एयर में तो ढेर सारी गैस होंगी, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बिना निकलेगा नहीं। अच्छा, एक टर्म और आता है, एक फॉर्मूला आता है PV=nRT, जिसमें n नंबर ऑफ मोल्स है। ये केवल गैस के लिए ही होता है, बाकी कोई नहीं, केवल गैस के लिए, ओनली गैस। इसको भी पढ़ेंगे, मतलब आज का लेक्चर हम यहाँ तक कवर करेंगे। स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ से टॉपिक को छोड़ा था। एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें कि 4 कंपाउंड दिए थे। हम लोग क्या करते हैं कि एक को सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे होमवर्क में दिया था, आप लोग होमवर्क को सीरियसली लिया करिए और उसको पूरा कंप्लीट किया करिए, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे, वरना सीख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट। फिर आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। देखिए, व्यूवरशिप बढ़ाना कोई बड़ा टास्क नहीं है। वीडियो कंटिन्यूस अगर मैं डालता जाऊं तो व्यूवरशिप बढ़ती जाएगी, लेकिन आपका फ़ायदा हो रहा है तभी जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे। लेक्चर भी देखिए, उसके नोट्स भी बनाइए। और मैं आमतौर पे जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, स्लो, आराम से, वैसे ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम्स इन 630 ग्राम HNO3। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मोल निकाल लेना है, मोल्स ऑफ HNO3। तो जब आप मोल्स ऑफ HNO3 निकालेंगे तो 630 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 63 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 10 मोल। अब याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने बात करी थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको निकालना है तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब अगर भाई यही नंबर ऑफ मोल्स पूछा होता तो एवोगैड्रो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस HNO3 का मोल कितना निकाला आपने, 10। अब HNO3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो HNO3 में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1 है, नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 3, ऑक्सीजन में 24 है। ठीक है, इनटू क्या, Na। तो यहाँ पर 32 हो गया, 32 इंटू 10 कितना हो गया, 320 हो गया। तो ये हो गया 320 Na। ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। तो ये भी कितना हो गया, 320 Na हो गया। न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है आपको कि न्यूट्रॉन के लिए 10 इंटू, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, और नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब वो 24 ही हो जाएगा, इंटू Na। तो अब ये आ जाएगा
24 + 7 मतलब 31, 31 × 10 310 Na। ठीक है, 3 चीज़ें तो हो गई। चौथा क्या पूछा है? चौथा पूछा है एटम। तो HNO3 में एक H है, एक N है और 3 O है, मतलब 5 एटम है। तो एटम्स की अगर हम बात करें तो 10 मोल तो ये हो गया × 5 इंटू क्या Na, तब आ जाएगा आपका 50 Na। हाँ, आप ऑप्शन अपना देख लीजिएगा। अगर Na से मल्टीप्लाई किया गया है, Na की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो आप भी मल्टीप्लाई करके अपना ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई, पिछले क्लास को एक बार ज़रा सा रिवाइज कर दिया है। अब आता है ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल। क्या ये क्या है? ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? तो देखिए, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल जो होता है, मोल का सेकंड नेम ऑफ मोल है। सेकंड नेम ऑफ मोल है। जैसे आपको बोला गया कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अगर कोई कहता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। और कोई कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम आयंस, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। तो ये तीनों आप याद रखिएगा कि आपको ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम आयन के रूप में पूछा जा सकता है। बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही पूछा जाता है जैसा कि मोल में था, बस यहाँ पे मोल ना लिखकर वो ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन बोल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पर जब वो ऑक्सीजन गैस कह देता है तो बच्चों के दिमाग में आता है कि ऑक्सीजन गैस तो O2 होता है। देखिए, उसने क्या दिया है इससे आपको मतलब तो है, लेकिन आपको निकालना क्या है ये ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम होते हैं। तो जब आप यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो आपको एटम का एटॉमिक वेट लेना होता है। जैसे 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, एटॉमिक वेट कितना है? 16 है, तो ये आ जाएगा 4। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब है कि 4 मोल ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कुछ अलग तरीके से पूछता हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर जब हम जब बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल की, तो बात मॉलिक्यूल की कर रहे हैं तो अब मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा। जैसे 64/32, ये आ जाएगा कितना? 2।
मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझे होंगे कि ग्राम एटम दिया कुछ भी हो, अगर एटम निकालना है तो एटॉमिक वेट लेना होगा, मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो ये ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ये क्या है, मोल का ही एक नाम है। जैसे तीसरा हमारा था कि एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों को पता करना है, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे आप अगर मेरे साथ साथ लिख ना पा रहे हो या मैं बहुत तेज़ी से लिख रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नहीं हमारा था एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास में इट इज यूज फॉर एलिमेंट्स having 2 or more isotopes। जैसे आप अक्सर ये देखते हैं कि एटॉमिक मास कभी भी आपको, जैसे मैंने आप लोगों को पहली जब लेक्चर था तो उसमें मैंने बोला था कि एटॉमिक मास जब आप यूज करें तो राउंड फिगर में यूज करें, लेकिन आपको किताबों में राउंड फिगर में दिया नहीं रहता। हाँ, बनाना पड़ेगा आपको राउंड फिगर में, वो अलग बात है, पर दिया नहीं रहता। तो जैसे राउंड फिगर में अगर आपको नहीं दिया है तो वो आखिर कारण क्या है? तो उसका कारण है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन 2 आइसोटोप्स होते हैं 35 एंड 37। 35 75% है और 37 25% है। तो जब इन दोनों का एवरेज निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो वो 35.5 आता है। ठीक है, तो 35.5 आता है। तो जैसे एक 35 वाला है, एक 37 वाला है, तो कई बार क्या होता है कि न्यूट्रॉन निकालते समय अब हम 35 वाला ले के 37 वाला ले, तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई जो मेजॉरिटी में है, जैसे 75% वाला, उसी को ले लीजिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा कैसे? तो आपको मान लीजिए कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, आपके पास किसी एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के कई आइसोटोप्स हैं। तो मान लीजिए जो भी आइसोटोप है, पहला आइसोटोप कोई भी ले लीजिए और उसका परसेंटेज ले लीजिए, फिर दूसरा आइसोटोप ले लीजिए, मतलब एटॉमिक मास लेना है दूसरे आइसोटोप का, इनटू परसेंटेज लेना है। ये M1 M2 से कंफ्यूज नहीं होना कि मोलैलिटी है कि मॉलिक्यूलर मास है, नहीं, जिस समय जिस जगह पर जो बोला जा रहा है वो है। मान लीजिए तीसरा भी है तो M3 इंटू X3 ले लिया। ठीक है, और अगर और है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि X1 हो, X2 हो, X3 हो, X4 हो, सबका परसेंटेज मिलाकर अगर जोड़ा जाएगा तो 100 ही आएगा। तो नीचे X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 जो भी है सो ऑन, वो लिखें या फिर सीधे 100 लिख दें, क्योंकि जोड़ के तो अल्टीमेटली 100 ही आना है। ठीक है, तो अब जैसा कि अभी हमने क्लोरीन वाला एक एग्जांपल लिया था, क्लोरीन वाला, और Cl को बोला था कि भाई 1735, ये 75% है। तो मान लीजिए ये X1 है, ठीक है, और ये क्या है, ये M1 है। वैसे ही क्लोरीन 1737, अब ये आपका हो गया M2। अच्छा, ये 25% है, तो ये आपका हो गया X2। ठीक, अब इस फॉर्मूले में अगर हम रखें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो M1 कितना है 35 इंटू 75 X1, M2 कितना है 37 इंटू
25। अच्छा, 75 और 25 जोड़ोगे तो 100 आएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि आप 100 से डिवाइड करेंगे। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 35.5। ये एवरेज एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का। तो अगर आपको एक से ज़्यादा आइसोटोप्स दिए हों तो एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही निकलता है। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को किसी आइसोटोप का एटॉमिक मास देते नहीं हैं और बोलते हैं कि भाई उसका एटॉमिक मास निकालिए। तो ठीक है, आपको अगर एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है, x1 x2 दे दिया है, m1 या m2 में से कोई एक नहीं दिया है, तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए मैथमेटिकली, वो तो जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें एवरेज एटॉमिक मास के बाद एवरेज मॉलिक्यूलर मास की, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर बहुत बड़ा है, छोटे छोटे लेक्चर में बनाने में कई लेक्चर जाएंगे, आगे चल के हम लोगों को बड़े लेक्चर भी बनाने पड़ेंगे। और बड़े लेक्चर बनाने के लिए यूट्यूब अलाउ करे, क्योंकि यूट्यूब जो है आजकल पॉलिसी जो अभी नई वाली आई है, इसके हिसाब से जब तक आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होंगे और व्यू टाइम ज़्यादा नहीं होगा तब तक आप बड़े लेक्चर नहीं डाल सकते। इसलिए अभी हो सकता है कि मैं आधे घंटे का लेक्चर डालूं और वो यूट्यूब मना कर दे। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर में क्या होगा, तो आमतौर पे मिक्सचर जो होता है वो गैस का बनता है। तो जैसे आमतौर पे, अब ऐसा नहीं है कि लिक्विड का मिक्सचर नहीं बन सकता, गैस का मिक्सचर अक्सर बनता है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, परसेंट बाय वॉल्यूम इज गिवन, परसेंट बाय वॉल्यूम की दिया हो। ठीक है, जैसे आपको बोले कि भाई परसेंट बाय वॉल्यूम इज गिवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब सबके जो वॉल्यूम परसेंट देगा उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे दिया हो, 25 सेल्सियस पे दिया हो तो सबका 25 सेल्सियस पे दिया हो, 30 पे दिया हो तो सबका 30 सेल्सियस पे दिया हो, ऐसे ही। तो अगर मान लीजिए कि जैसे O2 है, वो 20% बाई वॉल्यूम है और N2 80% बाई वॉल्यूम है। कुछ ऐसा ही एयर में होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, बाकी भी ढेर सारी गैसें होती हैं उसके अंदर। तो अगर हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए हमको बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला लेना है, m1 x1 m2 x2 x2 है ये, m3 x3, जो भी जितनी भी गैसें दी हों, और नीचे सबका परसेंटेज मिलाकर कितना आ जाएगा 100। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, परसेंटेज कितना दिया है 20। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 28, परसेंटेज कितना दिया है 80। अच्छा, टोटल 20 + 80 कितना 100, तो हमने यहाँ 100 ले लिया। ठीक है, ये हम बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 640 +
8 8 दूनी 16 और 6 22 अपॉन कितना 100। तो ये आ गया आपका 0 4 4 8 6 2 8 और 2 अपॉन 100, मतलब 28.80 ये आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये बात तो समझ पाए होंगे कि बाई वॉल्यूम दिया गया जाएगा तो क्या किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि परसेंटेज आपको, जैसे यहाँ पे परसेंटेज बाई वॉल्यूम दिया था, वैसे आपको परसेंटेज बाई मास दे दे। अच्छा, मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए मास का फॉर गिवन टेम्परेचर या ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज बाई मास इज गिवन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया हो, फिर से एग्जांपल लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। O2 20% बाई मास है और N2 80% बाई मास है। ठीक, ध्यान समझिएगा पूरा एकदम, बहुत ध्यान से। तो 20% बाई मास ये बिल्कुल बाई वॉल्यूम जैसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 20% बाई मास है O2 और 80% बाई मास है N2। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि 20 ग्राम O2 एंड 80 ग्राम N2 है इन 100 ग्राम मिक्सचर। इसकी मीनिंग है भाई, समझ पा रहे हैं? 20 ग्राम O2 है, 80 ग्राम N2 है इन 100 ग्राम मिक्सचर। अब मैं मोल्स ऑफ O2 बोलूं, NO2, तो आ जाएगा 20/32। अब अगर मैं बोलूं मोल्स ऑफ N2 तो हो जाएगा NN2, ये हो जाएगा 80/32। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि दोनों के मोल अब आ जा रहे हैं। अब क्या करना है आपको कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए M1 N1, अब मोल्स आ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, M2 N2 प्लस M3 N3। अच्छा, मोल जोड़ के 100 नहीं होगा, तो आपको N1 प्लस N2 प्लस N3 ऐसे करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। तो अब हमारे पास O2 और N2 है। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास O2 का M1 मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, अब परसेंटेज कितना है 20/32। N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 28, अब परसेंटेज कितना है, अच्छा यहाँ पे परसेंटेज ये 28 लिखना है, 80/28। ठीक, अच्छा नीचे N1 प्लस N2 मतलब 20/32 प्लस 80/28। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि 32 से 32 कैंसिल हो गया, 28 से 28 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया कितना 100 और नीचे आ गया N1 प्लस N2, है ना। 20/32 प्लस 80/28। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है,
सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कुछ 100 अपॉन 3.48 के आसपास आता है। ठीक है, अब 100 अपॉन 3.48 अगर आप लेते हैं तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाता है 100 अपॉन 3.48 और ये हो जाएगा 28.73। अच्छा देखिए, पहले आया था 28.8 और अब आया है 28.73। तो आप बोलेंगे सर लगभग बराबर ही तो है। नहीं भैया, बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। और वो तो इसलिए है क्योंकि N2 और O2 का मॉलिक्यूलर मास लगभग आसपास था, 28 और 32। अगर मिक्सर कुछ और ले लेते तो बड़ा भयंकर हो जाता। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि बाई मास देगा, अगर बाई मास देगा तो आपको मोल निकालना होगा, और अगर बाई वॉल्यूम देगा हो तो आपको डायरेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास और एवरेज मतलब परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज बाई मास से हम लोगों ने निकाला। पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारा रह गया इस टॉपिक में। पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी पढ़ा जाएगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी चलेगा मतलब 3-4 लेक्चर चलेगा, तब जाकर कंसंट्रेशन टर्म आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसमें जो भी तीनों लेक्चर में दिए गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और यहाँ तक का अगर आपके पास कोई असाइनमेंट वगैरह हो तो उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है।